करें चैप्टर 4। भाई वो मैंने आपको नोट्स भेज दिए, लेक्चर नोट्स भेजता हूँ अभी। ओके भाई तशरीफ लें पेज 41 पे। पेज 41 पे डेफिनेशन लिखी हुई है एओपी की। एओपी में क्या क्या आएगा माय डियर? एओपी में एक फर्म आएगी। भाई फर्म से मुराद ये होता है कि दो या दो से ज्यादा बंदे मिलके कारोबार शुरू कर दें। मैंने आपको बताया था सैटरडे को भी क्लास होगी, 29 रमजान को हमारी लास्ट क्लास होगी, फिर आगे जो है वो 30th को छुट्टी हो जाएगी, अगर ईद हुई तो बहरहाल वो 4 छुट्टियां होंगी। एओपी इंक्लूड्स द फॉलोइंग। अ फर्म, फर्म होता है दो या दो से ज्यादा बंदों का आपस में मिलके कोई कारोबार करना। तो आप अपने दोस्त के साथ मिलके कोई जनरल स्टोर खोल लें और कोई सर्विसेज देना शुरू कर दें, डेट इज कॉल्ड एज फर्म। तो हमने 3 चीजें पढ़ी थी, नंबर 1 इंडिविजुअल, नंबर 2 एओपी एंड नंबर 3 कंपनी। उस एओपी की डेफिनेशन आज हम पढ़ने लगे हैं। एओपी में क्या आती है माय डियर? फर्म। फर्म क्या होती है? फर्म मीन्स द रिश्ता बिटवीन द persons who have agreed to spend life together. Okay, sorry, who agreed to share profits of the business, जिन्होंने ये सोचा कि हम बिजनेस के प्रॉफिट शेयर करेंगे। कैरिड ऑन बाय ऑल, हो सकता है सारे बिजनेस में आ जाएं, और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, हो सकता है सारे जब दुकान खुले आया करें, हो सकता है उनमें से सिर्फ थोड़े से आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक साइलेंट पार्टनर का कॉन्सेप्ट भी होता है कि कोई पार्टनर घर बैठा हुआ, कोई मसला नहीं, बैठा रहने में, लेट हिम। तो फर्म मींस द रिश्ता बिटवीन द टू पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द बोले प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पेज नंबर 41। अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये कॉन्सेप्ट कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जिस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तकसीम हुई थी, तो हिंदुस्तान से वो लोग जो पाकिस्तान में अपने कारोबार चला रहे थे, तो अगर वो अभी तक अनडिवाइडेड हैं, यानी एक ही फैमिली वो कारोबार कर रही है, तो डेट इज कॉल्ड एज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को भी एओपी ही कहा जाएगा। यानी ऐसे हिंदू जो मुसलमान यानी नहीं है ये लोग, और इकट्ठे कारोबार चला रहे हैं, बस एक ऐसी लफ्ज़ है, तो उनको भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहा जाएगा। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन का मतलब है कि कानून की, जुडिशियल होता है कानून की नजर में, आर्टिफिशियल होता है मसनूई। तो कानून की नजर में एक मसनूई पर्सन, मिसाल के तौर पे मॉडल टाउन के इलाके में, मॉडल टाउन यंग स्टूडेंट्स एसोसिएशन, ऐसी यंग स्टूडेंट्स ने कोई एसोसिएशन बना ली, कोई घर वगैरह लोगों को अरेंज करके दे दिए, लाइब्रेरी वहां खुलवा दी, कोई स्पोर्ट्स के लिए इक्विपमेंट अरेंज करवा दिया, ऐसे लोगों ने मिलकर को काम शुरू कर दिया, लेकिन प्रॉफिट कमाना इनका मकसद नहीं है। तो बस वैसे ही लोगों के फायदे के लिए उन्होंने काम शुरू कर दिया। ये ऐसी आप लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा जिसका कोई फायदा नहीं है, लिखना तो लिख लें। तो मॉडल टाउन यंग स्टूडेंट एसोसिएशन, इन्होंने मिलकर जो है वो काम शुरू कर दिया। ओके नेक्स्ट। आगे चलें। ये 9, एनी बॉडी ऑफ पर्संस फॉर्म्ड अंडर अ फॉरेन लॉ, चंद लोग मिले अंडर अ फॉरेन लॉ, किसी फॉरेन लॉ के तहत, चंद लोग मिले किसी फॉरेन लॉ के तहत, और फिर क्या किया? However, a company is not included in AOP. A body of persons, partners formed under a foreign law. अच्छा याद रखिएगा, पाकिस्तान में वैसे पार्टनर्स को किसी लॉ के तहत अपने आप को रजिस्टर नहीं कराना। हो सकता है बाहर के मुल्क में लॉ हो पार्टनर्स को अपने आप को रजिस्टर करवाने के लिए। तो पार्टनर्स formed under a foreign law will also be considered as an AOP. However, a company is not included in AOP. इसका मतलब उर्दू में लिखें, यानी अगर कुछ लोग मिलके कंपनी बना लें बाहर के मुल्क,
तो वो एओपी नहीं है। यानी अगर कुछ लोग मिलकर कंपनी बना लें बाहर के मुल्क, तो वो एओपी नहीं है, बल्कि वो तो क्या होंगे, कंपनी। बल्कि अगर कुछ लोग मिलकर कंपनी बना लें बाहर के मुल्क, भाई टेक्स्ट की ऑनलाइन नहीं शेयर किया आपने। फर्म मींस, सॉरी फर्म का तो खत्म हो गया ना। अच्छा, एओपी में क्या क्या आएगा? नंबर 1 फर्म, नंबर 2 हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, नंबर 3, बस ये ऐसे ही नाम ही याद करना है। आप क्या करना है, आर्टिफिशियल जुरिडिशियल पर्सन। मैं ये नाम याद करना है, इसकी एग्जांपल आपके स्कोप में नहीं है कोई। ये 4 जरा समझे क्या है। चंद लोग पार्टनरशिप के तौर पे काम शुरू किया और बाहर के मुल्क में अपने आप को एज अ पार्टनर उन्होंने रजिस्टर करवा लिया, बट कंपनी के तौर पे अगर अपने आप को रजिस्टर करा लिया फिर वो एओपी नहीं है, फिर वो क्या है, कंपनी। तो एनी बॉडी ऑफ पर्संस, चंद पार्टनर्स आपस में मिले, फॉर्म्ड अंडर और अपने आप को किस लॉ में रजिस्टर करवा लिया, फॉरेन लॉ। हाउएवर अ कंपनी इज नेवर इंक्लूडेड इन एओपी, लेकिन कंपनी कभी भी एओपी में शामिल नहीं होगी। ओके, मेंबर, member in relation to an AOP includes a partner in a partnership firm। तो मेंबर से मुराद है पार्टनर जो कि पार्टनरशिप फर्म में है। मेंबर इन रिलेशन टू एन एओपी इंक्लूड्स अ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म, यानी फर्म के अंदर जो पार्टनर्स होते हैं उनको मेंबर्स कहा जाता है। अच्छा मोहतरम, आप सबके आने का इंतजार किया जा रहा था, जिन्होंने आना था वो आ गए। अब हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन शुरू होने लगी है आज की। ट्रस्ट और यूनिट ट्रस्ट की डेफिनेशन रहेगी, वो फिर हम एंड पे करेंगे। कंपनीज के लिए टैक्स रेट 29% है। कंपनीज के न्यूमेरिकल तो वैसे आपके सिलेबस में नहीं है। अच्छा, टैक्स ऑन टैक्सेबल इनकम। फॉर पर्पज ऑफ चार्जिंग टैक्स, हमने पाकिस्तान में जो लोग इनकम्स कमाते हैं उनको डिफरेंट हेड्स के अंदर डिवाइड कर दिया। वो हेड्स कौन से हैं उनकी हम डिस्कशन करने लगे हैं आज। पाकिस्तान में मिसाल के तौर पे कॉलेज में कैशियर हैं, जहां ने आप फीस जमा करवा के आए हैं, कॉलेज में कैशियर है, वो क्या कमा रहे हैं हमारे कॉलेज में, इनकम फ्रॉम, क्योंकि ये बिजनेस उनका नहीं है, वो तो वहां एम्प्लॉई है यहाँ पे, तो वो क्या कमा रहे हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी। इसी तरह शाम को उन्होंने अपने घर के अंदर कोई ऑनलाइन कपड़े बेचने का स्टोर खोला हुआ है, तो वो उसको ऑनलाइन ऑर्डर्स वगैरह देखते हैं जाके मोबाइल पे कितने आए, फिर उनको डिलीवर करते हैं, डिस्पैच करते हैं। तो ये क्या बन गया, उनकी इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये बन गई उनकी इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो एक ही वक्त में वो सुबह के वक्त सैलरी कमा रहे हैं और शाम के वक्त इनकम फ्रॉम बिजनेस। फिर हो सकता है उन्होंने अपने घर का ऊपर वाला पोर्शन किराए पे दिया हो, तो इसको हम पढ़ेंगे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, यानी किराया आ रहा है इनको, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। किसी कंपनी के उन्होंने शेयर खरीद के बेच दिए, किसी कंपनी के उन्होंने शेयर खरीद के बेच दिए, इसको क्या कहेंगे, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इसके अलावा इन्होंने कोई इनकम कमाई, मिसाल के तौर पे इनकी शादी हुई तो वलीमे पे सलामी मिली, तो वलीमे पे जो पैसे मिले ये डेट विल बी इनकम फ्रॉम, वलीमे पे सलामी लेना इनका बिजनेस है, कारोबार है, वलीमे अपने करा के से सलामी लेते हैं। नौकरी शुरू कर दी है कहीं, वलीमे पे सलामी मिली नहीं, तो डेट विल बी देयर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ओके, तो बहरहाल इनकी मिसालें आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकम फ्रॉम सैलरी के चैप्टर पे हमें तकरीबन 15-16 दिन लगेंगे, बिजनेस के चैप्टर पे 20 दिन लगेंगे, प्रॉपर्टी के चैप्टर पे 3 दिन लगेंगे, कैपिटल गेन के चैप्टर पे 5 दिन लगेंगे, अदर सोर्स के चैप्टर पे हमें 3 दिन लगेंगे। तो अब हमने ये चैप्टर्स पढ़ने शुरू करने हैं। जैसे ही चैप्टर 4 खत्म होगा तो हम सबसे पहला चैप्टर शुरू करेंगे, छोटा वाला, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, फिर हम अदर सोर्स और कैपिटल गेन करेंगे इंशाल्लाह। तो उम्मीद है ईद से पहले पहले इनकम प्रॉपर्टी का चैप्टर हम शुरू कर देंगे। ओके,
अभी हम चैप्टर 4 पढ़े हैं जिसमें सारे चैप्टर्स की बेस बनने लगी है। तो इन 5 को लिख लें, कहते हैं हेड्स ऑफ इनकम। इन 5 को क्या कहते हैं? हेड्स ऑफ इनकम, यानी इनकम के हेड्स। अब बातें बड़ी इंपॉर्टेंट शुरू हो गई हैं, अब आप लोगों ने अटेंटिवली आया करना है, टाइम पे आया करना है और साथ साथ करना है। अभी ये जो लोग शॉर्ट हो रहे हैं ना, क्लास में कल तक थे और आज मौजूद नहीं है, जब फिजिकली जो है घर बैठे हुए हैं और अभी तक क्लासें नहीं ले रहे, तो वो जरा अटेंटिव हो जाए और जरा टाइम शुरू कर दें। और जो बंदा ये वाला लेक्चर ईद वाले दिन ले रहा है, तो उसके सामने तो वैसे ही 4-5 लेक्चर पेंडिंग पड़े हैं, पता नहीं क्या कर चुका है वो। ओके, बहरहाल कवर करें, चलें, कोई मसला नहीं। अब जो हो गया वो हो गया, क्या उसका हम जो हो गया। सैलरी मीन्स आप कहीं नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस मीन्स आप कहीं कारोबार कर रहे हैं, प्रॉपर्टी मीन्स आपने अपना कोई घर वगैरह किराए पे दिया हुआ है, कैपिटल गेन मीन्स आपने कोई शेयर वगैरह खरीद के बेचे हैं, अदर सोर्स मीन्स इन चारों के अलावा आप कोई और इनकम कमा रहे हैं। इन हेड्स ऑफ इनकम को जब जमा किया करेंगे तो इसका नाम क्या रखा करेंगे? टोटल इनकम। इसका नाम क्या रखा करेंगे? टोटल इनकम। टोटल इनकम में से आप माइनस कर देंगे ज़कात। इस साल जो आपने ज़कात जमा करवाई, जो आपने ज़कात पे की, वो आप माइनस करेंगे। लेकिन ज़कात के बारे में हम पढ़ेंगे, ज़कात सिर्फ तब माइनस करने की इजाजत होगी जब आप ज़कात पे करें ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस के मुताबिक। तो वो हम एक लफ्ज़ पढ़ेंगे आने वाले दिनों में, भी लिखने की जरूरत नहीं है। ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट का एक बनाया हुआ इदारा है, जिसको अगर आप जाके ज़कात देंगे तो फिर ज़कात आपकी सही समझी जाएगी, वरना आपकी ज़कात सही नहीं समझी जाएगी। तो टोटल इनकम में से आप माइनस करेंगे ज़कात। ज़कात जब माइनस करेंगे, मिटा दें वाइट, ज़कात जब माइनस करेंगे तो आपकी निकल आएगी टैक्सेबल इनकम। ये वो टैक्सेबल इनकम होगी जिस पे आपने रेट लगा के गवर्नमेंट को क्या पे करना होगा? टैक्स पे करना होगा। तो मिसाल के तौर पे एक बंदे की टैक्सेबल इनकम निकली है 20 लाख, तो 20 लाख पे फर्ज करें इसका टैक्स बनता है 22 लाख। ज्यादा नहीं हो गया? ज्यादा हो गया, कम कर लें चलें। इसकी इनकम बनी 20 लाख, 20 लाख पे इसका टैक्स बना 3 लाख, तो 20 लाख में से 3 लाख किसको दे देगा? गवर्नमेंट को दे देगा। लेकिन गवर्नमेंट कभी कभी डिस्काउंट दे देती है, टैक्स क्रेडिट दे देती है। टैक्स क्रेडिट का मतलब लिख लें डिस्काउंट, टैक्स छोड़ देती है, माफ कर देती है। गवर्नमेंट कभी कभी टैक्स क्या कर देती है? माफ कर। ये आपके पास नोट्स नहीं है क्या? किधर है नोट्स? किधर है? नोट्स चाहिए ना भाई, ये वो नोट्स मंगवा के दें। उसमें एक दो एग्जांपल्स में हमने वो डाली थी, वो भी आपकी मिस हुई है। अच्छा, तो चलें फिलहाल बुक को इतना बड़ा मसला। तो टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम टैक्स लायबिलिटी आ गई। टैक्स लायबिलिटी में से आप क्या माइनस करेंगे? टैक्स क्रेडिट। तो फॉर्मेट बन गया हमारा ये, इनको हम कहेंगे हेड्स ऑफ इनकम। भाई आपको हमारे साथ साथ रहना पड़ेगा, वरना आप हमारी स्पीड नहीं पकड़ सकेंगे। हमारी स्पीड बड़ी नॉर्मल है, बस ये है कि कंसिस्टेंसी से रोजाना क्लासें हमने लेने आ जाया करना है। फिर आगे आप लोगों के ऊपर है, आप लोग साथ साथ पढ़ें या नहीं पढ़ें, तो फिर आगे जाके परेशान होंगे आप लोग। तो खुदा के लिए जो है वो हमारी स्पीड पकड़ने का आसान सा तरीका ये है कि बस रोजाना आए, टाइम पे आए, साथ साथ याद करें, बस स्पीड के साथ साथ हैं। तो वरना तो किसी भी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, हेड्स ऑफ इनकम को जमा करेंगे, टोटल इनकम आ जाएगी। टोटल इनकम में से ज़कात माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगी? टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम पे टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे, उसके बाद डिस्काउंट माइनस कर देंगे, फिर आ जाएगा इनकम टैक्स पेएबल टू गवर्नमेंट। ओके, इसके बाद इस पे ये रेट्स लगेंगे, टेबल। ये टेबल्स आपको पेपर में दिए होंगे, तो इनको आपने अप्लाई करना होगा। कल संडे है, कल भी हमारी क्लास होगी। अच्छा, मिसाल लेते हैं जी, एग्जांपल 1। मिसाल के तौर पे एक साहब हैं जो कहते हैं कि मैंने इनकम फ्रॉम सैलरी कमाई है 7 लाख, और मैंने इनकम फ्रॉम बिजनेस कमाई है 4 मिलियन। बताएं जी टोटल इनकम कितनी बनी? 4700,000। ये इसकी आ गई टोटल इनकम 4700,000। इसके अलावा इसने कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी या अदर सोर्स इनकम नहीं कमाई। फिर इसने ज़कात दी, ज़कात माइनस करने की इजाजत है। ज़कात इसने पे की 50,000। तो बता दीजिए अब ये टैक्स गवर्नमेंट को किस पे देगा? 46,50,000। 4650,000, ऐसा ही है।
ये क्या निकला इसकी? टैक्सेबल इनकम। चलें जी, अब आप टैक्स निकालें। पहले यहां तक नोट करें। अच्छा भाई, अब टैक्स निकालने का तरीका आज देखें। 46,50,000 के ऊपर हाउ वी विल कैलकुलेट टैक्स। अटेंटिव हो जाए, जरा कैलकुलेटर्स निकाल लें और देखें। अगर आपकी इनकम, इस वक्त हम हैं पेज नंबर 42 पे, अगर आपकी इनकम 6 लाख से कम है तो रेट कितने परसेंट है पाकिस्तान में? 0%। 0%। एक मिसाल दे रहा हूं आपको। मिसाल के तौर पे सिक्योरिटी गार्ड है कॉलेज का, वो कहते हैं मेरी सैलरी है 40,000। 40,000 को मल्टीप्लाई करें जरा 12 महीने से, क्या जवाब आया? 4,80,000। 4,80,000 6 लाख से क्या है? कम है। तो कॉलेज वाले की सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं कि जी मैं कमा रहा हूं सिर्फ 40,000 पर मंथ। 40,000 को आपने मल्टीप्लाई किया 12 से, तो जवाब 6 लाख से कम आ गया। तो वो इनकम बहुत कम कमा रहा है, इसलिए गवर्नमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट कह रही है आप देने की जरूरत। तो जिनकी इनकम कम है, जो थोड़े गरीब लोग हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट कहती है बेशक आप टैक्स हमें ना जमा करो। वे द टैक्सेबल इनकम एक्सीड 6 लाख बट डज नॉट एक्सीड 12 लाख। समझ आ गया? जब आपकी इनकम 6 लाख से ज्यादा है लेकिन 12 लाख से कम है। जब आपकी इनकम 12 लाख से ज्यादा है लेकिन 16 लाख से कम है। जब आपकी इनकम 16 लाख से ज्यादा है लेकिन 32 लाख से, जब आपकी इनकम 32 लाख से ज्यादा है और 56 लाख से कम है। आप बता दें कौन सा वाला सीरियल नंबर लगेगा? सीरियल नंबर 5 लगेगा मेरे ख्याल से। ये इनकम देखें 32 लाख से ज्यादा है, बताएं, और 56 लाख से कम है, यानी ये 32 और 56 लाख के दरमियान में है। तो अब बता दें कौन सा सीरियल नंबर लगेगा? 1 2 3 4 5 6 5। सीरियल नंबर 5 लगेगा। सीरियल नंबर 5 कहता है कि 6,50,000, तो आपने ये टेबल पेपर में गिवन होंगे। सीरियल नंबर 5 कहते हैं तो 6,50,000 तो आपने मुझे देना ही देना है। गवर्नमेंट कह रही है आपने मुझे कितना टैक्स देना है? 6,50,000 तो आपने मुझे देना ही देना है, जमा 40% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 32 लाख। अब इस 56 लाख का कुछ नहीं करना, कहते 32 लाख से जो ऊपर अमाउंट है उस पे भी मुझे कुछ दो। मेरी अमाउंट कितनी है? 4,650,000। ये 4,650,000 कितनी ज्यादा है 32 लाख से? कितनी ज्यादा है 32 लाख से? 4,650,000 माइनस 32 लाख इज इक्वल टू 1,450। 14,50,000 रुपए ज्यादा है 32 लाख से। तो ये 1,450,000 पे हम लगाएंगे कितने परसेंट? और ये वाला टैक्स तो देना ही देना। ये तरीका हुआ करेगा। कैसे देखें? बताएं। 6,50,000 ये तो आपने देना ही देना है, प्लस 40% या 45%? 40%। 40% ऑफ
ये अमाउंट 32 लाख से कितनी ज्यादा है? 1450,000 जी। जवाब ग्रैंड टोटल 123,000। तो बड़े होके अगर आपने 46 लाख कमाया तो गवर्नमेंट को उसमें से 12 लाख दे आएंगे। 46 लाख में से 12 लाख गवर्नमेंट को दें। वो 12 लाख मांग रही है, 46 लाख तो आपने कमाया, तो दे आएंगे। अच्छा चलें, कुछ ज्यादा मांग रही है गवर्नमेंट। 46 लाख में से 10 रुपए मांग लेती। क्या चीज? क्यों, और किसने देने? आपने नहीं देने। डन। चलें आगे। एग्जाम्पल नंबर 2, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। चलिए, इनकम फ्रॉम सैलरी 3 million, इनकम फ्रॉम बिजनेस 7 million, टोटल 10 million, लेस ज़कात 9 लाख। जी। जवाब 9,100,000। दिस इज योर टैक्सेबल इनकम। लेकिन ज़कात से पहली वाली का क्या नाम है? टोटल इनकम। चलें ये निकालें टैक्स। जी कितना निकले भाई? वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड ₹56 लाख। जब कभी टैक्सेबल इनकम किससे बढ़ जाए? 56 लाख से। तो हमारा तो यही वाला केस है ना, 56 लाख से बढ़ रही है। तो ये है 56 लाख और ये है 91 लाख। तो जब कभी ये टैक्सेबल इनकम बढ़ जाए तो फिर क्या करें? 1610,000 तो आपने देना ही देना है, प्लस 45% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 56 लाख।
तो बताएं जी टैक्स कितना देने, 161000 प्लस 45% ऑफ। कैलकुलेटर पकड़े, 910000 लिखे इस पे, 910000। ये कितना बढ़ रहा है बॉल पॉइंट मुंह से निकाल के, ये कितना बढ़ है 56 लाख से। तो 9100 माइनस 56 लाख इज इक्वल टू 35 लाख। 350000 जी जवाब 3185 जी यही निकला था। ओके, बहरहाल इस पे को खुश होने की जरूरत है, आसान सा कॉन्सेप्ट, मतलब ये कि मैं तो तीर मार, यही निकलना था और कितना निकलना था, नहीं निकल रहा था तो फिर मसला है, आपने निकल रहा था तो कोई कमाल नहीं। ओके, एक टेबल अगले सफे पे भी है, अब हम वो टेबल लगाने लगे हैं, लेकिन पहले हम आपको बताएंगे कि अगले सफे वाला टेबल कब लगेगा और हमारे सफे वाला टेबल कब लगेगा, और ये टेबलों की बारात का मकसद क्या है। पहले हम टेबल लगा रहे थे पेज 42 वाला, अब हम टेबल लगाएंगे पेज 43 वाला। तो देखते हैं जी टेबल 42 वाला कब लगना है, 43 वाला कब लगना है। अच्छा जी, एक साहब है, वो कहते हैं कोई नींद पूरी हो रही है आजकल, नहीं हो रही ना, हाँ कितने डेढ़ बजे सोया था मैं, आप कितने बजे सोए थे, 3 बजे, ओ तेरी है ज्यादा हो गई। 3 बजे वाला कौन है यार, इतना ना पढ़ा करो, कौन है यार, अभी तो शुरू है सिलेबस, अभी से इतना बड़ा रिवीजन कर रहे थे आप लोग, मैट्रिक एफएससी की रिवीजन कर रहे थे, एफएससी की रिवीजन कर रहे थे, दिल पे ले गया यार, पढ़ाई करूँ, इनकम सैलरी। रमजान के बाद थोड़े दिन रह गए, साथ वाला तो बहुत इबादत में लगा हुआ है माशाल्लाह आजकल, देखें उसका चेहरा भी नौरानी होता जा रहा है दिन ब दिन, देखें जरा, देखें देखें, ये देखें, नहीं चेहरे का नूर क्रीम में लगाने से तो नहीं आता। अच्छा, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अब एक साहब है, वो कहते हैं कि मेरी सैलरी इनकम जो है वो है 6 मिलियन और मेरी बिजनेस इनकम है 1 मिलियन और मेरी प्रॉपर्टी इनकम है 7 लाख। बोलें जी इसकी टोटल इनकम 7700 लेस ज़कात 1 लाख। जी जवाब 7600 टैक्सेबल इनकम। नोट करें, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स कौन से रह गए वो जरा देखेंगे। ओके, टैक्स। अच्छा भाई, ये काम किया करना है, टेबल 1 लगाते हुए भी करना था, ये टेबल 2 है अगले सफ़े पे, उस पर भी ये काम करना है, वो मैं बाद में बताऊंगा, टेबल 1 पे भी ये काम करना था। वो ये है कि
जो लोग ज्यादा सैलरी कमा रहे हो ना, देखें ये ज्यादा सैलरी कमा रहा है 6 मिलियन 7.6 में से, जो लोग ज्यादा सैलरी कमा रहे हो ना, यानी नौकरी कहीं कर रहे हो, उनको गवर्नमेंट रिलैक्स रखती है। उनके लिए गवर्नमेंट कहती है थोड़ा टेबल में रेट कम है। अब देखें एक टेबल हमने पढ़ा था पेज 42 पे, इसके ऊपर नीचे वाली अंग्रेजी मैंने नहीं पढ़ाई, वो पढ़ाऊंगा। एक हमने टेबल पढ़ा है पेज 43 पे। पेज 43 पे जो टेबल है उसकी अगर आप ब्यूटी देखें तो उसमें मैक्सिमम रेट सिर्फ 35% है, हालांकि पिछले सफे पे मैक्सिमम रेट क्या था। अच्छा, अगर इधर 3 मिलियन है मेरी इनकम तो मेरे लिए रेट 23% है। 3 मिलियन पे कितना रेट है, देखना 3 मिलियन इन दोनों के दरमियान में आ रहा है। 3 मिलियन पे रेट कितना है, 23%। और इधर अगर आए आप तो 3 मिलियन के ऊपर रेट, तो ये टेबल बहुत भयानक है जो पिछले सफे वाला है, और अगले सफे वाला टेबल थोड़ा सा आसान है, रिलैक्सिंग है। कब कौन सा टेबल लगाना है आज हम वो सीखने लगे हैं। आपने लगाया करने कैलकुलेटर पे, पेपर में ये शो नहीं करना, ये जो मैं रेड मार्कर से कर रहा हूं ये पेपर में शो नहीं करना। आपने लगाया करना है इस पे 75%, कैलकुलेटर पे लगाएं जी 75%। फिलहाल अगर आपने रजिस्टर पे लगाना है तो लगा लें, कोई मसला नहीं। इसका 75% लगाएं जी। 57000000, ये लगा दिया 75%। फिर इसको कंपेयर करना है इससे, सिर्फ सैलरी से वर्सेस वाली कैलकुलेशन, वर्सेस सैलरी कम तो टेबल 1, सैलरी कम तो टेबल 1, लेकिन अभी तो सैलरी इस फिगर से ज्यादा है। इस फिगर से कह रहा हूं, सैलरी इस फिगर से क्या है, क्या आपको पता है 5.7 से ज्यादा है 6। बस साबित हुआ कि अब टेबल 2 लगेगा। सैलरी कम तो टेबल 1 वरना टेबल 2। टेबल 2 अब पढ़ेंगे। टेबल 2 क्यों क्यों इसको मैं कह रहा हूं, देखिए ना पेज नंबर 43 पे क्या लिखा हुआ है, टेबल 2। सैलरी ज्यादा है, इसलिए जब भी ज्यादा आया करेगा यहां पे तो ब्रैकेट में लिखें टेबल हम कौन सा लगाएंगे 2, और हमारी किताब में सफा कौन से, पेज 43। डन। चलिए अब टैक्स कैलकुलेट कर लें। ठीक है भाई, शेयर कर दें। डन भाई, वो शेयर कर दो जरा ग्रुप में, लेक्चर A1 A2 शेयर हो गए हैं, अपलोड हो गए। हाँ जी, 76 लाख ढूंढने के सीरियल में गिर रहा है, 76 लाख। ओ सीरियल नंबर 6 में कितना देना ही देने, जमा 35% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 41 लाख, जमा 35% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 41 लाख। जी कितना देना ही देने, 6 लाख 16, जमा 35% ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 41 लाख। ये अमाउंट 41 लाख से कितनी ज्यादा है। अच्छा, इस 57 लाख का कुछ नहीं करना होता, ये सिर्फ कंपैरिजन के लिए है ना। अब टैक्स तो आपने 76 लाख पे निकालना ना, अब ये मिटा देना बस। जब जब डिसाइड हो गया टेबल 2 लगाना है तो बस जी बोले 760000 कितना ज्यादा है 41 लाख से।
जी बताएं। 30 184100। So it is how it will work. नहीं भाई, नोट्स नहीं, अभी तो लेक्चर शेयर करो ना। नोट्स तो मैं पहले ओके करूँ, नोट्स पहले मैं देख के तसल्ली से ओके करूँगा फिर। डन, चलें आगे। अब वो जो दो हमने लगाए थे वो देखें। इनमें हमने टेबल 1 क्यों लगाया था, पेज 42 वाला? इसका लें 75%, 6825 तो सैलरी इससे कंपेयर करें, सैलरी कम, तो टेबल, इसलिए हमने टेबल 1 लगाया था। यानी पिछले सवाल के डेटा में भी कोई मसला नहीं था, हमें कौन सा टेबल वहां लगाना चाहिए था? टेबल 1 ही लगाना चाहिए था। और इधर देखें, मल्टीप्लाइड बाय 75% इज इक्वल टू 34। अब कंपेयर करें इसे सैलरी से, तो सैलरी कम, तो टेबल 1। इसलिए पिछले दोनों में हमने सही टेबल लगाया, हमने कोई गलती नहीं की, डेटे को इस तरह रखा था हमने। चलें एक सवाल आप ट्राई करें। भाई खुदा के लिए साथ साथ पढ़ लीजिएगा इस सेशन में। कई सेशनों से 7th 8th क्लास से आप सोच रहे हैं अम्मी अगली दफा से साथ साथ पढ़ूंगा। क्या सहरी की आज? क्या सहरी की आज? क्या पराठा किसके साथ? फ्राई ऑमलेट। आपने क्या सहरी की है? जल्दी बताते रहो ना, आप बता दो। मैंने नहीं की मैं अच्छा, आपने क्या सहरी की है भाई? पराठे और चने, माशाल्लाह। अच्छा जी, टोटल करें 71 लाख। जी जवाब 70
50 0 चले। पता नहीं टेबल 1 लगना है या टेबल 2 लगना है, या तसल्ली से देख लें फिर करें। उस्मान से पूछें कॉल्स हो गई हैं। जी मोहतरम, लें भाई इसका 75%। जी 52 कंपेयर करें सैलरी से। सैलरी कम, तो टेबल 1। लगाएंगे टेबल 1। 70500000 70500000 falls under serial number 6। तो 1610000 तो देना ही देने, जमा 40 5% of amount exceeding 56 lakh। जी जी वो भी कर लेते हैं। जमा 70500000 56 लाख से कितना ज्यादा है? वन 1450000। जी जवाब 3 लाख 2262। ओके अच्छा जी, अब एक क्वेश्चन अराइज होता है माय डियर, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कि अगर कभी किसी बंदे की साल की इनकम 10 मिलियन से ज्यादा हो, अगर किसी की साल की इनकम 10 मिलियन से ज्यादा हो,
इस केस में ये जो पहला सफा है, पहला टेबल है, इस केस में उसको 10% सरचार्ज देना पड़ेगा, यानी ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। वही जो टैक्स हमने निकाला उसको 10% ले लेंगे। और अगर सैलरी वाला केस है और आपकी इनकम 10 मिलियन से ज्यादा है, तो फिर आपको 10 मिलियन, ये कौन सी 10 मिलियन टैक्सेबल इनकम, टैक्स ज़कात माइनस करके जो थी, अगर ये टैक्सेबल इनकम 10 मिलियन से ज्यादा है और सैलरी वाला केस है, तो फिर आपको सरचार्ज सिर्फ देना पड़ेगा 10% नहीं, 9%। करते हैं जी सवाल, देखते हैं टेबल 1 लगना है या 2 लगना है। एक साहब है, वो कहते हैं मेरी इनकम फ्रॉम सैलरी 9 मिलियन, जी टोटल इनकम जी 10900 करें जी। जी भाईजान केड़ा कैलकुलेटर लाया हो तुसी, ये अलाउड है पेपर में कैलकुलेटर ये वाला? इंटू 75%। बोले 817500। इसे कंपेयर करें सैलरी से वर्सेस, तो सैलरी कम तो टेबल 1, तो सैलरी ज्यादा तो टेबल 2, 2 तो टेबल 2 लगाएं जी, टेबल 2 10,900,000 41 लाख से ज्यादा है, तो फिर 1610616 जी बोले जमा जमा 30 of amount exceeding 41 लाख। ये अमाउंट 41 लाख से कितनी ज्यादा है? 68 जी 9929। ओके, अब सरचार्ज कैसे लगाने बताएं?
इस फिगर का कितने परसेंट? टेबल कौन सा डिसाइड हुआ है? 2। तो टेबल 2 के केस में सरचार्ज क्या है? Surcharge shall also be payable by salaried individual at 9% of the gross tax liability where the taxable income exceed मोहतरम this figure is greater than, that's why we will apply the surcharge and we were not applying the surcharge. इसलिए अब हम सरचार्ज लगाएंगे, इससे पहले हम सरचार्ज नहीं लगा रहे थे क्योंकि इससे पहले इनकम 10 मिलियन से बड़ी ही. So let's apply the surcharge together today guys. Add, सर पे लगाएं चार्ज, साथ वाले के सर पे लगाएं सर चार्ज at the rate of what 2996,000. 9% है 269 269640 जी 32 अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? खैरियत से हो? आज मिलते हैं इंशाल्लाह मगरिब में. भाई इसी को देख रहे हो, मेरे बहुत दोस्त हैं, मैं जिस मर्जी को मैसेज करूं. मैं एक और को करता हूं अभी आपके सामने, ये लो अभी कर देते हैं. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? काफ़ी दिन हो गए नहीं मिले, आज ही शाम में मिलते हैं इंशाल्लाह. ठीक है, और कर लेते हैं. और बंदे इतने हैं, बंदे ही इतने नहीं, इतना की दावा नहीं. अस्सलाम वालेकुम समीर, क्या हाल है? खैरियत से हो? काफ़ी दिन से नज़र नहीं आया, आज असर में मिलते हैं इंशाल्लाह. एक यार बंदे इतने हैं नहीं, सोच है, बंदे कर लेते हैं, कोई मसला ही नहीं. अस्सलाम वालेकुम उस्मान, क्या हाल है? खैरियत से हैं? यार आज तरावी के बाद मिलते हैं, टाइम निकालो. इतना बड़ा बंदे. अच्छा जी, अब आप मुझे ये बताएं कि टोटल हमारा निकला है 3265,650 640. एक करोड़ 9 लाख के ऊपर कितना? 32 लाख गवर्नमेंट को देना है. तो ज्यादा मिनिमल. अच्छा, 1 करोड़ 9 लाख में से 32 लाख किसको देने बड़े हो गए? गवर्नमेंट को देने. अच्छा आगे चले. पेज नंबर 43, पेज नंबर 43, पॉइंट नंबर 2. पेज नंबर 43, पॉइंट नंबर 2. Where the income of an individual chargeable under the head income from salary. जब किसी की इनकम चार्जेबल हो अंडर द हेड इनकम फ्रॉम एक्सीड 75% ऑफ हिज टैक्सेबल इनकम. जब आप इस इनकम का 75% लें और सैलरी इससे ज्यादा आ जाए तो कौन सा टेबल लगेगा? वेयर द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल चार्जेबल अंडर द हेड, जहां उसकी सैलरी इनकम इज ग्रेटर देन. तो रूल क्या बना? इनकम फ्रॉम सैलरी इज ग्रेटर देन 75% ऑफ टैक्सेबल इनकम. The
the rate of tax to be applied shall be set out as in the following का मतलब ये होता है, नीचे होता है given below taxable income rate of tax। सैलरीड पर्सन कौन होता है? सैलरीड बंदा वो नहीं होता जो सैलरी कमाए, सैलरीड बंदा वो नहीं होता जो सैलरी कमाए, सैलरीड बंदा वो होता है जिसकी टैक्सेबल इनकम का 75% लें और सैलरी उससे ज्यादा आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? सैलरीड पर्सन। यानी ये बंदा अच्छी खासी क्या कमा रहा है? सैलरी कमा रहा है। An individual whose income from salary exceeds the 75% of the taxable income in a tax year will be considered as a salaried person। तो जिस बंदे की टैक्सेबल इनकम का आप 75% ले और सैलरी उससे ज्यादा आ जाए उस बंदे को क्या कहा जाएगा? सैलरीड पर्सन। A surcharge shall be payable by a salaried individual at the rate of 9% of the gross tax liability, यानी जो ग्रॉस आपने टैक्स निकाला है उसका, where the taxable income is greater than 10 million। पेज नंबर 42। अच्छा, हमारे लॉ में ना शेड्यूल्स दिए हुए हैं, तो ये जो टेबल है ना, टेबल 1 टेबल 2, ये फर्स्ट शेड्यूल में दिया हुआ है लॉ में। लॉ में किसी चीज को समझाने के लिए ना शेड्यूल दिए जाते हैं, तो इसलिए हमारे लॉ में ये फर्स्ट शेड्यूल है। The rates of tax imposed on the income of every individual and AOP except a salaried individual। सैलरीड की बात मैं नहीं कर रहा, कहता है सैलरीड की बात अगले सफे पे। सैलरी वाला वो नहीं होता जो सैलरी कमा रहा है, सैलरी वाला वो होता है जिसके टैक्सेबल इनकम का 75, सैलरी उससे ज्यादा। The rates of tax to be imposed on income of every individual and AOP। AOPs होती है पार्टनरशिप, पार्टनरशिप्स के ऊपर भी यही वाला टेबल लगता है। इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप्स के ऊपर वही वाला टेबल लगता है, लेकिन इंडिविजुअल्स कौन से वाले? एक्सेप्ट सैलरी वाले, क्योंकि सैलरी वालों में कौन सा टेबल लगता है? टेबल 2 shall be as set out in the following table, namely ये टेबल्स है। सब्जेक्ट टू क्लॉज 2 का मतलब है पहले क्लॉज 2 पढ़ के आओ, अगले सफे पे है क्लॉज 2। ये मैंने ये कहती ये वाले पहले पढ़ के आओ, तो वो तो पढ़ लिया हमने, हमें पता चल गया वो सैलरी वालों के लिए है। कहते बाकियों के लिए ये है, तो इंडिविजुअल्स के लिए भी ये है सैलरी के अलावा वाले, और एओपी के लिए भी ये वाला टेबल है। एक्सेप्ट अ सैलरी इंडिविजुअल शैल बी सेट आउट एज इन द फॉलोइंग टेबल, बला 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 बला। डब्बे के नीचे डब्बे के नीचे छोड़े, ये 3 लाइनें जरा छोड़े, इधर आए। A surcharge shall be payable by every individual other than salaried person and AOP, और AOP भी सरचार्ज देगी at the rate of the where the taxable income exceed rupees 10 million। जब कभी टैक्सेबल इनकम किससे बढ़ जाए? 10 मिलियन से बढ़ जाए। ओके, क्लियर? प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ एन एओपी, प्रोवाइडेड दैट मतलब कि इससे एक हटके आपसे बात कर रहा हूं, मतलब ये कि आप जैसे किसी को कहें कि भाई हमने फलां जगह जाना है, प्रोवाइडेड दैट यू कम ऑन टाइम, यानी कि शर्त ये है कि तुम टाइम पे आ जाओ तो फिर ही निकलेंगे, वरना तो फिर क्या फायदा। प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ एन एओपी, एओपी के केस में, एओपी होती है 2-3 लोग इकट्ठे मिलके कारोबार कर रहे हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज पार्टनरशिप। Provided that in case of an AOP that is a professional firm, in case of an AOP that is a professional firm। Professional firms वो होती हैं जो प्रोफेशनल सर्विसेज दे रही हों, जैसे सीए फर्म्स हैं या कोई लॉ की फर्म्स हैं जो मशवरे की सर्विसेज दे रही हैं। Provided that in case of an AOP that is a professional firm, और इसको मना कर दिया है कि ये अपने आप को इनकॉर्पोरेट करे किसी भी लॉ में, उसके प्रोफेशन ने मना किया हुआ है, आई के अपने मना किया हुआ है सीए फर्म्स, तुम लोग जो है अपने आप को किसी लॉ में रजिस्टर ना करवाओ। वैसे भी यूपीज ने, आपको पता है पाकिस्तान में कहीं अपने आप को रजिस्टर नहीं कराना होता, सिवाय इसके कि आईकैप को बस आप पता है कि आप सीए फर्म हो, आईकैप को बस बता दो, तो इसके लिए जो रेट है आखिरी वाला 45%,
ये रिड्यूस करके 40% कर दिया जाएगा। तो सीए फर्म्स को थोड़ी रिलैक्सेशन दी जा रही है कि जो प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हैं इनके लिए आखिरी टेबल के अंदर जो रेट लगेगा, विल इट बी 45% और इट विल बी 40%? 40%। पढ़े क्या लिखा हुआ है? A surcharge shall also be payable. एक सरचार्ज पे करना होगा बाय एवरी सॉरी उत्ते पढ़ना सी ना, प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ एन एओपी। देखिए टीचर के बाहर क्लास चल रही है। प्रोवाइडेड दैट, ऑनलाइन वाले कह रहे हैं आवाज कहां से आ रही है? प्रोवाइडेड दैट इन केस ऑफ एन एओपी दैट इज अ प्रोफेशनल फर्म। जैसे लिख लें, जैसे सीए की फर्म्स हैं, लॉ फर्म्स हैं, लिखे ना। इनको मना कर दिया गया है। और भाई किस चीज से मना किया गया तुम्हें? प्रोहिबिटेड फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन बाय एनी लॉ और रूल ऑफ बॉडी रेगुलेटिंग देयर प्रोफेशन का नाम लिखे आई कैप, अंडरलाइन करें, बॉडी रेगुलेटिंग देयर प्रोफेशन। तो क्या करें फिर? इनको कैसे रिलैक्स करें? The 45% rate of tax mentioned against the serial number 6 of table shall be 40%। 45% रेट को बदल दिया जाएगा। किससे? अंजुम। ओके अंजुम, चलें। अंजुम किसका नाम होता है आपके इलाके में? बंदे का, बुड्ढी का? दोनों का। शौकत बंदे का नाम होता है आपके इलाके में, और बाकियों के इलाके में? शौकत भी दोनों का नाम होता है। और बताएं ऐसे नाम, अंजुम, शौकत, शुबाना। शुबाना हद होगी, शुबाना तो किसी इलाके में बंदे का नाम नहीं होता। अरबाब, हुजैफा, हुजैफा नहीं, एहतशाम, एहतशाम भी, हुजैफा भी होता है औरत का। अब आपके यहाँ स्पेशल केस है, मैं पहली दफा सुना है। ठीक है, हुजैफा हो गया, मर्द औरत दोनों। अच्छा जी। नूर, मिसबा, गुड। फरहत, राहत, मुसर्रत। ही तो बहुत लंबी लिस्ट बन गई है माशाल्लाह। माशाल्लाह, ऐसे सवाल आ जाए पेपर में तो मजे हैं आपके। ओके, अच्छा जी, क्या बोला आपने? रियाज। अच्छा जी, तशरीफ लाएं पेज 41 पे। इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज्ड फॉर ईच टैक्स ईयर। इनकम टैक्स कब लगेगा? हर साल। इनकम टैक्स शैल बी इम्पोज्ड फॉर चार्ज एट द रेट स्पेसिफाइड इन द, ये किसके ऊपर लगेगा? जो रेट कहां बताया गया है, वो जो अभी हम देख के आए हैं। एंड शैल बी चार्ज ऑन एवरी पर्सन हुज टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर, और हर उस बंदे पे लगेगा जिसकी इस साल क्या होगी? टैक्सेबल इनकम। पाए ना, सफा ही नहीं लग रहा, पाए ना, सफा नंबर 41। चलो फिर दोबारा पढ़ो। इनकम टैक्स, कंट्रोल Z। इनकम टैक्स लगाया जाएगा हर साल, उन रेट्स के ऊपर लगाया जाएगा जो फर्स्ट शेड्यूल में है। हर बंदे पे लगाया जाएगा जिसकी टैक्सेबल इनकम मौजूद है। इनकम टैक्स शैल बी कंप्यूटेड बाय अप्लाइंग द रेट ऑफ टैक्स ऑन द टैक्सेबल इनकम। रेट किस पे लगाया जाएगा? टैक्सेबल इनकम। एंड द टैक्स क्रेडिट शैल बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम, और ऊपर वाली फिगर में से क्या माइनस किए जाएंगे? लेस किए जाएंगे टैक्स क्रेडिट।
लेस किए जाएंगे टैक्स रेट। टैक्स रेट्स का प्रॉपर चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा व्हाट आर द टैक्स क्रेडिट्स। टैक्स क्रेडिट एक डिस्काउंट होता है, जो चैप्टर 6 के अंदर हम पढ़ेंगे। ओके चलो जी, बॉल पॉइंट मुंह से निकाल के अब हम सवाल करते हैं अगला। ये जरा करें, क्वेश्चन 23। जी कितने दिन बने हैं? वो सवाल हो गए थे कल होमवर्क वाले? ये ना लीप ईयर नहीं होगा, नहीं 28 नहीं ना। असल में ये देखो 2018 के अटेम्प्ट में सवाल आया था, तो 2020 लीप है, 2024 लीप है, 2028 2016 रहने दो, इसको लीप ईयर ना लो। अगर 28 का सवाल आ जाए फिर ठीक है, फिर सही कह रहे हो। असल में 2018 आया था ना, इसलिए मैं इसको 2018 समझ लो, समझ आई ना। 20x8 अजीब सा लफ्ज़ है ना। हाँ जी, On 1 December 2007, Bruce Lee was appointed by Chinese company as technical director for Pakistan. He has provided the following detail. Arrival in Pakistan. 1 दिसंबर को अपॉइंट हुआ, तो 1 दिसंबर से गिने या 15 से आया जब वो गिने? जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, 20 दिसंबर को ऑफिस ज्वाइन किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान कब आया है? 15। कैलकुलेटर पे उंगलियों पे गिनना है तो 15 से गिने, कैलकुलेटर पे गिनना है तो 31 माइनस 14। जवाब बताएं, 31 माइनस 14। जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च में क्या कर रहे हैं आप? 20 दिन तो ये हो गए ना, 20 दिन तो 21 मार्च से पहले हो गए। खाली 31वां दिन ना गिन लो, यानी 20 से 21 से पहले और 30 के बाद वाला एक दिन, 21 दिन ना लिख लें। ये ना आईकैप की हिस्ट्री का वर्स्ट तरीन सवाल है, इसमें उसने विजिट का लफ्ज लिखा है, विजिट टू दुबई।
मूव टू दुबई, डिपार्टेड टू दुबई, वेंट टू दुबई, फिर तो हम जाने वाला दिन काउंट करते। अभी ये लफ्ज अजीब सा है, विजिट टू दुबई, कि दुबई में इन दिनों में विजिट था इसका, तो फिर बज़ाहिर आप अब कह सकते हैं कि ये 20 को चला गया होगा, जाने वाला दिन 20 ही है बस। फिर असल में दुबई में उसका विजिट प्लान था, इन दिनों में उसने दुबई होना था। अब ये नहीं कि सुबह सुबह पहुंचा होगा 21 को, आप सेफली कह सकते हैं वो 20 को चला गया होगा, लेकिन इस तरह का सवाल आना नहीं चाहिए। आईकैप में इससे अच्छे सवाल आते हैं, उसमें लिखा होता है प्रोसीडेड टू दुबई ऑन 21, तो इसका मतलब है 21 का दिन गिन लें। ये विजिट वाला लफ्ज पहली दफा आया है, तो बेहतर है इसमें लोगों की राय ये है कि आप इसको समझ लिया करें कि विजिट का मतलब ये है कि उतने अरसे उसने उधर रहना है। तो फिर गया कब होगा? 21 को अगर उसने दुबई में रिपोर्ट करना है, अपने दफ्तर में जाना है या किसी काम पे जाना है, तो फिर 20 को एहतियातन चला गया होगा। ऐसे ही है ना? जैसे आप कहते हैं आप मेरे घर में ईद में अपने घर में विजिट कर रहा हूं, तो फिर ईद से एक दिन पहले ही जाते हैं ना आप लोग। विजिट मेरा ईद वाले दिनों में घर ही होगा, तो मीन्स, लेकिन ये अजीब सा लफ्ज़ है, वैसे इसको इस तरह करना नहीं चाहिए। आई कि आपको वाज़ेह तौर पे बताना चाहिए गया किस दिन है। आगे चलें। इसलिए मैंने फिर बस विजिट से मुराद ये है कि दुबई में ही है, तो फिर 20 को गया होगा दुबई, और 30 को भी उधर ही होगा, 31 को पाकिस्तान वापस आया होगा। आगे भी फिर वही है, फिर तो अब बहस की जरूरत नहीं। विजिट टू साउथ कोरिया। अच्छा, अप्रैल में 11 दिन ये वाले, और फिर 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 9 दिन। 12 जमा 9, 11 जमा 9, सॉरी जी, मई में, जून में नहीं, 4 से 9 तो नॉर्दर्न एरियाज में रहा है, पाकिस्तान के अंदर ही है ना। हॉलीडे स्पेंट इन पाकिस्तान मैंने कहा था गिनेंगे। 170। वैसे जवाब पे तो फर्क ना पड़ता, अगर आप वो 21 और 12 वाला दिन डाल लेते तो फिर 180 बन जाने थे। जो लोग जाने वाला दिन काउंट कर रहे थे, अगर उसको जाने वाला भी समझते तो जवाब पे फर्क ना पड़ता, शायद आईकैप सही कर ही देता आपको। लेकिन बेहतर है कि विजिट से मुराद समझिएगा कि उधर ही था, तो गया फिर उससे पहले होगा। तो इसको लिख लें, ये अजीब सा है, ये ऐसा सिनेरियो ऐसे उसे पूछना नहीं चाहिए, एक दफा उसने पूछा है। तो विजिट से मुराद फिर हम लिया करेंगे कि उधर ही रहा, तो फिर गया उससे पहले होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 25। नोट करे थे तो कर लें। जीन फ्रैंकवाइस। अच्छा भाई, उसके पहले ना ये थोड़ी सी एक रिवीजन करनी पड़ेगी। वो ये 2019 है। देखें, 1 जुलाई 17 से 30 जून 18 को लिखा जाता है 1 जुलाई 17 से 30 जून 18। ये तो नॉर्मल टैक्स ईयर है ना।
तो इसको लिखा जाता है 20x8। सबर आगे मुझे करवाएं। अगर यकम जुलाई 18 से 30/19 है तो इसको कैसे लिखा जा सकता है? यकम जुलाई 2018 से 30 जून 2000 x9, इसे कहेंगे 20x9। अब जरा करें सॉल्व। लेकिन अनलकीली ये जून का ईयर एंड नहीं है। अनलकीली इसने कौन सा लिया हुआ है? तो हमारे सवाल के लिए ये डेटा नहीं था, लेकिन मैं आपकी बेस बनाने के लिए ये लिख के दिया आपको। अब आप हमारा सवाल सॉल्व करें।
ओके अच्छा, अब ये डिस्कशन हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है क्योंकि हमारा ईयर एंड 30 जून का नहीं है, हमारा ईयर एंड क्या है? 31 दिसंबर। Gene Francois, designer, often visits to Pakistan for promotion of his products. During his last visit, उसने अपने लास्ट विजिट में he stayed in Pakistan from 10 जुलाई 20x8 to 25 फरवरी 20x9। 10 जुलाई 18 से 25 फरवरी 2000 यानी 10 जुलाई 2018 से 25 फरवरी 2019 तक रुका है। डिटरमिन द रेजिग्नेशन स्टेटस फॉर टैक्सी 20x9 एज्यूमिंग दैट कमिश्नर ने उसको ग्रांट कर दी है इजाजत टू यूज कैलेंडर ईयर एज अ स्पेशल टैक्सी। अब सवाल ये राइज होगा कि 20x9 का मतलब क्या है? 20x9 का मतलब क्या है? कैलेंडर ईयर को यूज करना है। क्या ये होगा, 1 मिनट, 1 जनवरी 2000 20x8 से लेके 31/12/20x8 या 1 जनवरी 20x9 से लेके 31/12, क्या ये होगा? ना 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 ना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमने कल ये सीखा था कि जब आप कैलेंडर ईयर यूज कर रहे हो तो अगर आपका कैलेंडर एंड हुआ है 31/12/8 को, तो उसके बाद कौन सा दिन आ रहा है? 30 जून 2019। 31/12/8 के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? इसलिए ये थोड़ा सा जरा समझने वाला होता है कि असल में ना, वैसे तो इसका मतलब है 1 जुलाई 18 से 30 जून 19। इसका फील हो रहा है? वैसे इसका मतलब क्या होता है? बोले 1 जुलाई 18 से 30 जून 19। लेकिन अगर कैलेंडर ईयर में यूज कर रहा हूं तो फिर वो कौन सा कैलेंडर होगा जो 1 जनवरी 18 से 31/12/18 को डिनोट कैसे करेंगे? टैक्स ईयर 2019। डन। अब मुझे बताएं कि हमारा ये जो अरसा है 1 जनवरी 20x8 से 31/12/20x8 में ये कितना रुका? जुलाई में कैलकुलेटर पे गिनना है तो फिर 31 - 9 कर ले, क्या निकला? अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में 175। लिखिए जी। मिस जीन फ्रेंकॉइस, मिस स्लैश ही स्लैश आर। अच्छा, जीन फ्रेंकॉइस ही लिखा है ना बच्चों। मिस्टर जीन फ्रेंकॉइस is using calendar year as his special tax year. Is using calendar year as his special tax year. So the period covered is from 1 January. The period covered is from 1 January 20x8 to 31/12/20x8.
which will be denoted by tax year 20x9. So his stay is only for a period of 175 days as calculated below. So उठ जा. So he will be considered as a non-resident married person, individual. So he will be considered as a non-resident individual. जी. नहीं, फेडरल पाकिस्तान में है ही नहीं ऐसा कोई चक्कर, इसलिए फॉरेन ही है सब. ओके, चलें आगे चलें, वापस आ जाएं. ओ वापस आ जाओ, ओए भाईजान फिर रह गए हो, वापस आ जाओ. अच्छा, अब आप निकालें ये डेफिनेशन ट्रस्ट की, पेज नंबर 41. ट्रस्ट, ये जो ऐसे लोग होते हैं ना, तुमने मेरा ट्रस्ट ब्रेक कर दिया, और ये उम्मीदें लगाई होती हैं इन्होंने लोगों से, इन लोगों के साथ क्या करें. तो मैंने कहा ट्रस्ट डेवलप करने को. बहरहाल आपने तो अच्छा बच्चा बन के रहना है, लेकिन कुछ बंदे ऐसे हैं जो कि कैपिटल प्रोवाइड करते हैं, और कुछ बंदे एक्सपर्ट्स हैं. कैपिटल प्रोवाइडर्स, ए लाया घर से 30 रुपए, 50 रुपए, बी लाया घर से 40 रुपए, सी लाया घर से 30 रुपए, और कारोबार शुरू हो गया. ये है कैपिटल प्रोवाइडर्स. कितना कैपिटल हो गया? 120. ये 120 का कैपिटल इधर आ गया. ₹120 विल बी मैनेज्ड बाय एक्सपर्ट्स. ₹120 विल बी मैनेज बाय एक्सपर्ट्स. एक्सपर्ट्स इसको मैनेज करेंगे, इस पैसे को स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. कैपिटल प्रोवाइडर्स कौन है? आबासा, एबीसी. एबीसी कौन है? कैपिटल प्रोवाइडर. और एक्सपर्ट्स इनके पैसे को क्या करेंगे? मैनेज करेंगे. जब एक्सपर्ट्स इनके पैसे को मैनेज करेंगे तो साल के आखिर में प्रॉफिट आएगा. इस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा इनको भी देंगे और कुछ हिस्सा इनको भी देंगे. रियल ओनर्स ये हैं, लेकिन हमारे लॉ में लिखा हुआ है ये जो एक्सपर्ट्स हैं, मिसाल के तौर पे ये 2 एक्सपर्ट्स हैं. तो है ना छोटा, खैर यार बस यही है, गुजारा चलाओ. अच्छा, मैनेज बाय एक्सपर्ट्स. ये जो एक्सपर्ट्स हैं ये टेम्पोरेरी ओनर है हमारे कैश के. टेम्पोरेरी ओनर्स, ये टेम्पोरेरी ओनर्स हैं कैश के, जिन्होंने थोड़े से के लिए हमारे कैश संभाला हुआ है, फिर हमें प्रॉफिट कमा के देंगे. ठीक है जी, चलिए नोट करें साथ वाले के फोरहेड पे. मत्था कहते हैं, क्या कहते हैं आप लोग पंजाब में? मत्था कहते हैं. उसी के नेड़े नेड़े आओ और नोट करें.
सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही साथ वाले की जिंदगी तमाम होती है। हर गुजरने वाला एक साल इसको मौत के करीब लेके जा रहा है। ये समझने में बड़ा हो गया हूं। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। चलें भाई, जल्दी नोट करें। नाम आबी, नाम खाकी। क्या कह रहे हो? अच्छा। अब मुझे ये बताएं कि ट्रस्ट क्या है? ये ट्रस्ट एक एतमाद है, जिसको ठेस पहुंचती होती है ना, वो है ट्रस्ट। हमने किस पे ट्रस्ट किया है? कैपिटल प्रोवाइडर है ए बी सी। क्या हो जाता है इसको? हम तो इसको ठीक है, ये कैपिटल प्रोवाइडर है ए बी सी। लाइन कितने रहेगी? ये कैपिटल प्रोवाइडर है एबीसी। इन्होंने किस पे ट्रस्ट किया है? एक्सपर्ट्स के ऊपर। ट्रस्ट मीन्स अ जिम्मेदारी। ट्रस्ट मीन्स अ जिम्मेदारी अटैच टू द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। इट इज अ जिम्मेदारी अटैच टू द ओनरशिप ऑफ, एंड इट अराइजेस आउट ऑफ कॉन्फिडेंस गिवन टू। कर लोगे तुम लोग, परेशान ना होना, मेरा पैसा संभाल लोगे, संभाल लोगे, संभाल लोगे। नहीं नहीं, मैं लेके भाग जाऊंगा। नहीं 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 नहीं, संभाल लोगे, संभाल लोगे, तुम ऐसे नहीं हो, तुम ऐसे नहीं हो, नहीं नहीं नहीं, वापस आओ। हम इनको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, कोई नहीं, कर लोगे, कर लोगे। जैसे बच्चा नहीं होता, स्कूल जा रहा होता है, अम्मी नहीं पढ़ूंगा, बेटा पढ़ लोगे, पढ़ लोगे। नहीं नहीं अम्मी, मैं नहीं पढ़ सकता। पढ़ लोगे, पढ़ लो। अम्मी आप भी तो नहीं पढ़ सकी, चलो मेरी खैर है, तुम पढ़ लोगे। आजकल के बच्चे बड़े तेज हैं। छोटी छोटी बातें, छोटा सा बच्चा है वो, उसको भेजा सुबह वजू करके, अब वैसे ही आ गया। वो कहते मैं होके तो आ गया, मैं वजू भी करके। ट्रस्ट मीन्स अ जिम्मेदारी। ट्रस्ट क्या होता है? एक जिम्मेदारी। ट्रस्ट मीन्स अ जिम्मेदारी अटैच टू द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, एंड इट अराइजेज आउट ऑफ कॉन्फिडेंस गिवन टू and accepted by temporary owners, by experts. कॉन्फिडेंस किसको दिया जाता है? एक्सपर्ट्स को, टेम्पोरेरी ओनर्स को। फॉर द बेनिफिट ऑफ एन अदर, एन अदर से मुराद यहां रियल ओनर है एबीसी। ये लोग स्टॉक एक्सचेंज में नॉर्मली पैसा इन्वेस्ट करते हैं, एक्सपर्ट्स। फॉर द बेनिफिट ऑफ एन अदर और ऑफ एन अदर, और ऑफ एन अदर, वही रियल ओनर, एंड द टेम्पोरेरी ओनर्स। एंड इंक्लूड्स अ यूनिट ट्रस्ट। यूनिट ट्रस्ट इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। अभी इस ट्रस्ट को दोबारा देख लें। सॉरी, ट्रस्ट मीन्स जिम्मेदारी attached to the ownership of cash, attached to the ownership of, and it arises out of confidence given to, कर लोगे, परेशान ना होना, कर लोगे, and accepted by the expert। सब कहते हैं आरजी, उन्होंने कहा ठीक है, कर लेंगे, देखो क्या करते हैं हम, कर लेंगे। and accepted by the owners, ओनर्स से मुराद टेम्परेरी ओनर्स। इससे फायदा किसको होगा साल के एंड पे? असल फायदा तो रियल ओनर्स को होगा, क्योंकि इनको तो थोड़ा बहुत कमीशन मिलेगा। असल फायदा तो रियल ओनर्स को होगा। फॉर द बेनिफिट ऑफ द रियल ओनर्स और ऑफ रियल एंड दी
टेम्परेरी ओनर्स, या रियल ओनर्स और टेम्परेरी ओनर्स को भी इससे फायदा होगा। एंड इट इंक्लूड्स अ यूनिट ट्रस्ट, और इसमें एक यूनिट ट्रस्ट भी शामिल है। ओके, लास्ट दफा इस डेफिनेशन को पढ़ें। ट्रस्ट एक एतमाद है जिसमें जिम्मेदारी लगा दी जाती है टू द ओनरशिप ऑफ अ प्रॉपर्टी, कैश हैंड ओवर कर दिया जाता है। इट अराइजेज आउट ऑफ एतमाद गिवन टू एंड एक्सेप्टेड बाय आरजी ओनर एक्सपर्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ एनदर, एनदर से मुराद क्या है? और ऑफ एनदर एंड द, और इससे दोनों को भी फायदा होता है। ले जाए साथ वाले को, कहां लेके जाएंगे आज? नहर वाले पुल पे वॉक करके लेके जाएंगे या सवारी कराएंगे? आज ताकरातें, अच्छा कितनी ताकरातें होती हैं? 5। उसमें से एक लैलतुल कदर भी हो सकती है, और लैलतुल कदर में एक रात की बात का सवाब 1000 महीने से बेहतर। 1000 महीने कितने बनते हैं कैलकुलेटर पे जरा साथ वाले को बताएं? 83 years 4 months बनते हैं। 83.33 आ रहा है ना, तो 83 years 4 month तो साथ वाला इबादत नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम चलो ये 5 रातें तो कोशिश कर लेना। कर ही रहे साथ वाला, देख लें उसका चेहरा भी दिन ब दिन नूरानी होता जा रहा है। क्या शीशे टूटने लग गए हैं भाई।